अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मौजू मैं आपके साथ लेके आना चाह रहा हूँ वो है चाइना की कहानी। सिर्फ हजारों साल पुरानी तहजीब नहीं बल्कि एक मुसलसल इनकलाब की दास्तान है। अफीम की जंगें लड़ी गई 1839 से लेके 1842 तक और 1856 से 1860 के दरमियान में। ये वो वक्त था जब छिंग डायनेस्टी कमजोर होने लगी, क्योंकि रिपब्लिक चाइना से पहले वहां पर छिंग डायनेस्टी हुकूमत कर रही थी और बरतानिया ने अफीम की तजारत के जरिए चाइना की जो मईशत थी उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर मुआहदा बीजिंग होता है, ट्रीटी ऑफ 1842 के बाद हांगकांग बरतानिया के कब्जे में चला जाता है, क्योंकि उस जंग में चाइना को शिकस्त होती है और बरतानिया ने चाइना के दरवाजे जबरदस्ती तिजारत के लिए खोल दिए। ये वो लम्हा था जब चीनी खुद मुख्तारी खतरे में पड़ गई और चाइना जैसा मुल्क जो कि छिंग डायनेस्टी 1644 से लेके 1911 तक कायम रही, उसकी सालमियत को भी उसके जवाल का बाइस बन गई। और मंचू हुक्मरानों ने यह सल्तनतें कायम की थी जो कि अकलियत में थे और तकरीबन मंचू हुक्मरानों की ये हुकूमत 3 सदियों तक चाइना में कायम रही और यही सल्तनत 20वीं सदी के आगाज में टूटने लगी, क्योंकि अब चाइना कमजोर हो चुका था और इनकलाब की राहें खुल रही थी और चाइना के अंदर लोगों के अंदर बेचैनी में इजाफा हो गया, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। लोग चाहते थे कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए। तो फिर अब हम देखते हैं कि उस मुल्क के अंदर जहां 300 साल तक बादशाहत थी मंचू हुक्मरानों की, वहां पर नई तब्दीली आती है और वो तब्दीली ये है कि 1911 में चाइना ने बादशाहत को खत्म करके वहां पर जमहूरिया चाइना की बुनियाद रखी। और अब मौजे तुंग जो है 1893 में पैदा हुए थे। मौजे तुंग हुनान के गांव शाओशुन के अंदर एक किसान के घर में पैदा होते हैं। इनकी वालदा एक मजहबी खातून है, कन्फ्यूशियस की अखलाकियात पे चलती हैं और माओ याईचैंग इनके वालिद हैं, एक सख्त गिर आदमी। और मौजे तुंग के साथ हमेशा से उन्होंने डिसिप्लिन पे कोई समझौता नहीं किया और उनको खेतों में सख्त मेहनत के हवाले से उनके वालिद का एक अहम किरदार है और उनकी शख्सियत सादी में भी उनके वालिद की सख्त गिरी का हाथ है। मौजे तुंग ने जवानी में ही बीजिंग का रुख कर लिया और वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी में असिस्टेंट बन गए। यही वो जगह थी जहां पर लीदा शाओ और चंद दो शाओ से मार्क्सिज्म सीखा। 1921 में इन लोगों ने जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी की बुनियाद रखी और उस वक्त मौजे तुंग भी इनके इब्तदाई अरकान में से थे, बानी अरकान में से शामिल थे। वैसे तो ये चेन दोशाओ लीदा चाओ शामिल थे, लेकिन मौजे तुंग भी इसके अहम तरीन बानी रुकन थे। और इन्होंने की जो बढ़ती हुई बेचैनी थी और जो हुक्मरान पार्टी 1911 के बाद वहां पर हुकूमत कर रही थी, उनके खिलाफ एक ऑटम हार्वेस्ट बगावत होती है, ऑटम हार्वेस्ट अपराइजिंग के नाम से। माओ ने हुनान में किसानों की बगावत को मुनज़्ज़म किया, गो के ये नाकाम हुई और यहीं से इसी जो बगावत थी उसी से सीपीसी की रेड आर्मी की बुनियाद पड़ी और यही हिकमत अमली बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की विलेज की जो ताकत है उसका बेस बन गया। अब मौजे तुंग ने जिनयांगशन पहाड़ों में रेड आर्मी का बेस कायम किया और ये बेस से उसने वहां पर किसानों को ना सिर्फ ट्रेन किया बल्कि रेड आर्मी एक ऐसी पावर बन गई जो कि उस वक्त की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा बाद में चैलेंज साबित हुई। अब माओ तुंग और उनकी जो पार्टी है उसने रेड आर्मी के साथ मिलकर 1934 और 35 में
एक लॉन्ग मार्च किया जो कि इनकलाबे चाइना की बुनियाद बन गया। इस रेड आर्मी के मार्च में, जो कि चाइना की तारीख का सबसे बड़ा गोरिल्ला इनकलाबी मार्च था, तकरीबन 6000 माइल का सफर तय किया। और 1935 में जो कॉन्फ्रेंस हुई दुनाई के अंदर, उसके बाद माओ ज़ेडुंग सीपीसी के एक मरकजी लीडर बन गए, क्योंकि जो उनका लॉन्ग मार्च है उसके अंदर माओ ज़ेडुंग की कायदाना सलाहियतें अपने भरपूर अंदाज में सियासी मैदान में खुलकर सामने आई। अब हम देखते हैं कि 1937 में चाइना और जापान की दूसरी बड़ी वार होती है, साइनो जापानीज वॉर कहते हैं। जापान ने मार्को पोलो ब्रिज के करीब हमला किया। ये जंग तकरीबन 1937 से लेकर 1945 तक जारी रहती है और नानजिंग कत्लेआम में भी लाखों लोग मारे गए, यानी कि चाइनीज कौम के लाखों लोगों को इस जंग में कत्ल कर दिया गया, जिसमें जो मौजूदा हुकूमत थी माओ के दौर के अंदर, उसके खिलाफ लोगों की नफरत को बढ़ी और सीपीसी के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ा। अब माओ ज़ेडुंग एक ऐसे लीडर बन चुके थे जिसके साथ उस वक्त के चाइना के करोड़ों लोगों की हमदर्दियां थीं। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是掩护敌人也攻不破的。 माओ ज़ेडुंग उनको एक उम्मीद दिला रहे थे और एक नया निजाम लेके आ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने 1949 में ऐलान कर दिया कि आज से चाइना पीआरसी यानी कि अवामी जमहूरिया चाइना होगा। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर से इसका ऐलान किया कि अवामी जमहूरिया चाइना कायम हो चुका है। और अवामी जमहूरिया चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले वजीर आजम चू एन लाई को बनाया गया, जो कि माओ ज़ेडुंग के एक बहुत बाएतमाद साथी थे, और फौजी सरबराह चौदे को बनाया गया। ये भी माओ ज़ेडुंग की सीपीसी पार्टी के अंदर उनके एक इंतहाई मोतमिद साथी थे। और माओ ज़ेडुंग ने इस मौके के ऊपर अपनी सलाहियतों और क़यादत को लिटिल रेड बुक के अंदर लिखा। ये लिटिल रेड बुक अब चाइना के लिए एक मैनिफेस्टो था, जो कि माओ ज़ेडुंग के अक़वाल पे मुश्तमिल एक छोटी सी किताब थी, और यही किताब सकाफती इनकलाब की अलामत बनती है। और माओ ज़ेडुंग क्या चाहते हैं, वो अब कम्युनिस्ट चाइना को किस तरह से चलाना चाहते हैं, और सकाफती इनकलाब बुनियादी तौर पे किस ढांचे पे खड़ा होगा, ये तमाम गाइडेंस अब इस लिटिल रेड बुक से ली जाती है। अब वहां पर कल्चरल रेवोल्यूशन आता है। 1949 में आपने जहन में रखना है कि चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, और फिर वहां पर माओ ज़ेडुंग का 1966 से 1976 तक कल्चरल रेवोल्यूशन है। और इस दौर में माओ ज़ेडुंग ने सियासी कंट्रोल को अपने हाथ में और अपनी पार्टी के हाथ में बहुत मजबूत कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक गैंग ऑफ 4 बनता है, और ये गैंग ऑफ 4 जो है जियांग क्विंग, चेंग शिनक्वाओ, याओ वेनजुआन, वैन होंगवेन माओ ज़ेडुंग के नाम पे सख्त गिर पॉलिसियों के नफाज में बहुत आगे रहते हैं। 1976 में माओ ज़ेडुंग का इंतकाल हो जाता है। ये चाइना के इनकलाब के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन साथ ही साथ इसी साल गैंग ऑफ 4, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, जिसमें माओ ज़ेडुंग की अहलिया भी शामिल थी। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कि माओ ज़ेडुंग एक ऐसे सीपीसी के रहनुमा थे जिन्होंने ये जो आज आपको चाइना नजर आता है, इसको मुत्तहिद किया, इसके अंदर रिफॉर्म्स की। इस रिफॉर्म में बहुत सारे ऐसे मसाइल भी पैदा हुए जिससे लोगों को इतना फायदा नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नई क़यादत आती है, वो गैंग्स ऑफ 4 को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये गैंग्स ऑफ 4 के खिलाफ मुकदमात चलाए जाते हैं, और उन मुकदमात के अंदर इनकी जो कार्रवाई है उसको ओपन रखा जाता है। अब 1978 एक ऐसा साल है जिसमें चाइना, जदीद चाइना के लिए एक ऐसे रहनुमा है जिनको कहते हैं ताई शाओपिंग,
ये एक छोटे कद के सीपीसी के रहनुमा थे जिन्होंने नई रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी उस बंद चाइना को, जो लोगों को वहां आने के हवाले से ज्यादा सहूलतें फराहम नहीं करता था। ये रिफॉर्म्स और ओपन डोर पॉलिसी का आगाज किया गया, जिसकी क़यादत कर रहे थे ताई शापिंग। पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन शेंजन में बने और चुहाई में बने, सेंथाओ में बने और शेमिन में बने। और इसी के साथ ही चाइना ने आलमी तिजारत में कदम रखने के बाद वो पॉलिसीज जो माओ ज़ेडुंग के दौर में बनी थी, जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से उनके पास एक स्किल्स आए थे, अब वो खुल के पूरी दुनिया के सामने आना शुरू हो गए। अब 1979 में हांगकांग का, आपको मैंने पहले बताया था, वो टेक ओवर कर लिया था इंग्लैंड में अफीम की जंगों के बाद। बरतानिया ने हांगकांग को वापस चाइना के हवाले से कर दिया और इस तरह से 1999 में मैकाओ की वापसी भी हो जाती है। अब ताइवान अब भी जमहूरिया चाइना के तहत एक अलहदा से सियासी निजाम है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और लोग जो हैं वो वन चाइना पॉलिसी के तहत उसको एडमिट नहीं करते, लेकिन जापान और बहुत सारी ताकतें ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री तस्लीम करती हैं। पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है। चाइना के अंदर, जैसे मैंने आपको सियासी इंकलाब के हवाले से बताया है, अब आपको बताऊं कि कन्फ्यूशियस एक ऐसे मुफक्किर है जिन्होंने चाइना के समाजी फलसफे की बुनियाद रखी, यानी कि बुजुर्गों का एहतराम, तालीम, नज़्म व ज़ब्त आज भी चाइनी माशरत में जिंदा है। तो उसके पीछे जो शख्सियत है, जो फलसफा कार फरमा है, वो है कन्फ्यूशियस। अब हम आते हैं कि जो 2025 का चाइना है वो कैसे बना दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत, हलाई ताकत और आलमी सियासत का सतून, एक किसान के बेटे से लेकर सुपर पावर तक। यही है इनकलाबे चाइना, जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर कौमें मुत्तहिद हो जाएं और अपने इख्तिलाफात को खत्म कर लें और अपने सामने एक रोशन मंजर लेकर चले, तो फिर वो माशरे जो जमूद का शिकार हो जाते हैं, उनके यहाँ एक इनकलाब आता है जिसे हम इनकलाबे चाइना कहते हैं। गो के चाइना भी 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, लेकिन पाकिस्तान बना 1947 में। तो शुरू दिन से ही पाकिस्तान और चाइना के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो बहुत जबरदस्त रहे। पाकिस्तान ने जल्द ही चाइना को एक आजाद मुल्क के तौर पे ना सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि पाक चाइना जो दोस्ती है वो भुट्टो साहब के दौर में एक अरूज पा गई और पाक चाइना दोस्ती हिमालय से भी ज्यादा बुलंद है। ये पॉलिसी दोनों मुल्कों ने अपनाई। आज का चाइना यहाँ पर एक सबक देता है हमें कि अगर हम अपने छोटे मोटे इख्तिलाफात को खत्म करें और क़यादत ईमानदार हो और मुजरम पेशा अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं, और उन सजाओं के बाद आज का चाइना जो कि पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि अगर कौमें अपनी शनाख्त पे समझौता ना करें तो वो बहुत जल्द एक ऐसी मंजिल तक पहुंचती हैं जिसे आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से इनकलाबे चाइना सबसे बड़ी तब्दीली कही जा सकती है। आज पूरी दुनिया में लोग चाइना की तरक्की को देख रहे हैं, चाइना के डिसिप्लिन को देख रहे हैं और पूरी दुनिया की चाइना फैक्ट्री बन चुका है। मेरे दोस्तों, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो ना सिर्फ आप इसे लाइक करें बल्कि शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपसे इजाजत चाहता हूँ। इसी तरह से किसी नए मौजू के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।